Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों आज डायमेंशंस के बारे में, जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था। डायमेंशंस, तो अपन ने डायमेंशंस में क्या क्या पढ़ लिया था दोस्तों? व्हाट इज डायमेंशन, क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके आगे अपन को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, वो मेंशन कर लेते हैं। तो अपन इसके आगे पढ़ने वाले हैं पहला यूजेस ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशन, और दूसरा इसका लिमिटेशंस। ये दोनों टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो एंजॉय किया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभी। ये तो अपन कंटिन्यू करते हैं, पहला टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों। इससे पहले कुछ बेसिक टर्म क्लियर कर लिया जाए। तो अपन बेसिक मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं सबसे दोस्तों। इसका यूज आने वाला है उसमें, जब हम अपन यूजेस पढ़ेंगे उसमें अपन इसका बेसिक फिजिकल मैकेनिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो अपन बेसिक फिजिकल मैकेनिकल क्वांटिटी, बेसिक मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, क्या क्या होते, कितने तरह, कितना टाइप है बेसिक फिजिकल मैकेनिकल क्वांटिटी का दोस्तों। तो ये लेंथ, सेकेंड, मास, थर्ड क्या है, टाइम है। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल लेटर में कर देते हैं ताकि इजिली लिख सके। तो इसलिए इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका लेंथ को सिंबॉलिक कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपन ने लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दिया, और मास को कैपिटल एम से कर दिया, और टाइम को कैपिटल टी से कर दिया। सही है। तो अपन इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि अपन इसका यूज करेंगे बेसिक में, अपन यूजेस ऑफ डायमेंशन में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है। तो अपन एक और चीज दोस्तों कि तीन तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। कितने तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है? 3 तरह का। ठीक है। कितने तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है? 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। एक और चीज, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने तरह का होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? 3 तरह का। ठीक है। पहला कौन सा? एमकेएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड। और दूसरा क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या होता है? एफपीएस सिस्टम। क्या होता है? एफपीएस सिस्टम। इसका क्या डिस्क्रिप्शन, डिटेल फुल फॉर्म है? फुट, क्या है? फुट पाउंड सेकंड। क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। और तीसरा क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेकेंड वही रह जाएगा, तो सेकेंड तीनों में कॉमन है। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह का दोस्तों?
तीन तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट अपन का होता है। तो कौन सा होता है? एमकेएस पहला, मीटर किलोग्राम सेकेंड, दूसरा एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, और तीसरा क्या होता है? सीजीएस सिस्टम, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये तीन तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। बेसिक मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ताकि बार बार लेंथ को LENGTH ना लिखना पड़े, इसलिए अपन ने क्या करा दोस्तों? लेंथ को कैपिटल एल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। मास को कैपिटल एम से कर दिया और टाइम को कैपिटल टी से कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अब चलते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन में। अपन देखते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये तीनों आप लोग नोट कर ले दोस्तों आराम से, टाइम है आराम से, या स्क्रीनशॉट ले ले मोबाइल से, वो तो करना अपना, फिर मेंशन कर ले कॉपी में, जहाँ पे आप लोग नोट बनाना चाहते हो वहां पे आप इसको मेंशन करें। ठीक है, तो आप आराम से लिख लीजिए पहले, उसके बाद बढ़ते हैं। बस होप यू विल राइट इट, मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इसी तरह आराम से समझते चलना है दोस्तों। बस कहीं पे कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, ताकि अगले लेक्चर में उन डाउट को क्लियर करा जाए। ठीक है, तो अपन अब क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ना था अपन को क्या पढ़ना था दोस्तों इसमें? अब क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ते हैं? अब आते हैं क्या? फर्स्ट यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस ऑफ डायमेंशन में पहला कौन सा यूज है? पहला ए मान लेते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? पहला यूजेस क्या है? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ए क्यूब क्यूब के पावर में एन डाल दिए, शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिए। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके आगे वाले पे चलते हैं। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि जैसे अपन कोई भी इक्वेशन जनरली लिखते हैं, अपन सपोज इक्वेशन ऑफ मोशन सभी लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो सपोज इक्वेशन ऑफ मोशन x बराबर ले लेते हैं अपन। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? x इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, x बराबर इक्वेशन ऑफ मोशन, x क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये u इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कि कोई फैन है, ये हमारा रोड है, ये सपोज दिस इज फैन, मूव फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है आगे, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? t इक्वल टू 0 पे सपोज वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? u है, और ये इस इनिशियल वेलोसिटी u से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से बढ़ रहा है। तो ये t टाइम में सपोज यहां से x डिस्टेंस कवर किया, x करा, तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? जो हमारा इक्वेशन यहाँ ये वाला हमने जो मेंशन करा है वो कर सकते हैं। x इक्वल टू आफ्टर टी टाइम कहाँ पहुंच गया वैन? यहाँ सपोज यहाँ वाला, इस टाइम वेलोसिटी v है। ठीक है, तो अपन जब कोई वैन इनिशियल स्पीड u है, t इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। t इक्वल टू 0 पे वैन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, और सपोज वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म करने का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा। ठीक है, यूनिफॉर्म करने का मतलब सही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये मूव से मूव कर रहा है। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या ऐसे समझ लें
कि t इक्वल टू 0 पे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, तो आफ्टर t टाइम, आफ्टर t इक्वल टू t, टाइम इक्वल टू t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो x मान लेते हैं कि x डिस्टेंस मूव किया, तो इक्वेशन में कैसे लिख दिए, x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन डायमेंशन का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि, तो अपन यूजेस ऑफ डायमेंशन ये लिखे कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। तो इसका डायमेंशन का यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, तो हम डायमेंशन का यूज करके ये बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। सही है, तो डायमेंशनली करेक्ट कहने का मतलब है कि ये जो सिंपल वो प्रिंसिपल फॉलो करता है कि नहीं। जैसे कोई भी दो समान चीजों को जोड़ सकते हैं, अलग अलग चीजों को नहीं, करंट को वेलोसिटी से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये जो ये प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल कहलाता है सिंपल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कौन है, होमोजेनिटी कहते हैं। इस प्रिंसिपल को होमोजेनिटी कहते हैं, सिंपल होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं कि दो डिफरेंट चीज को अपन एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट मार्कर को और सपोज करंट और वेलोसिटी को जोड़ नहीं सकते। तो सेम डायमेंशंस के यूनिट, सेम डायमेंशन वाले टर्म को एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी से जोड़ेंगे, तो और जो भी हमारा ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तभी सही होगा जब ये वाले टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला, ये वाले का डायमेंशन टर्म का, ये वाले डायमेंशन का टर्म, तीनों का डायमेंशन सेम हो, तभी ये इक्वेशन सही कर सकते हैं। तो अपन इससे क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अब तो चेक कर लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर जो ये सही है तो अपन डायमेंशनली करेक्ट, तीनों जो है इक्वल टू के बाद पहले वाले टर्म और इक्वल टू के बाद वाले टर्म, एडिशन के बाद वाले, तीनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अपन इसको थोड़ा सा रब करते हैं, फिर इसको मेंशन करते हैं क्लियरली। अपन ये चेक कर लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। इससे हम इसका मेन मकसद ये है कि ये पता लगाना कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो इधर राइट है या रॉन्ग है। इससे डायरेक्टली हम बता सकते हैं। अगर जो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है तो इस पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वेशन सही हो। कंफर्म नहीं कर सकते, क्या कंफर्म नहीं कर सकते कि वो डायमेंशनली सही है। अगर जो डायमेंशनली सही है तो वो इक्वेशन सही है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो डायमेंशनली गलत है तो ऑब्वियस पक्का है कि वो इक्वेशन गलत होगा। ठीक है, ठीक है, से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो होमोजेनिटी और डायमेंशन इन इक्वेशन, इस रूल से अपन पता कर सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन जो हम लिए थे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन x का निकाल लेते हैं। x का डायमेंशन क्या है, x क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ के लिए अपन ने जो सबसे स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में अपन ने क्या नोटेशन दिया था, लेंथ के लिए कैपिटल एल दिया था। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, कैपिटल एल डालने वाले। ठीक है, ये सपोज दिस इज कैपिटल एल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैपिटल एल और x का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एल। तो अगर जो ये इक्वेशन को सही होना है दोस्तों, अगर जो ये इक्वेशन को सही होना है तो इस वाले टर्म का भी डायमेंशन कैपिटल एल आना चाहिए। तभी बोलेंगे कि ये बेसिकली तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आना चाहिए, कैपिटल एल आना चाहिए। तो फर्दर आगे चेक करते हैं कि उसका क्या डायमेंशन आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कैपिटल एल, तो यूटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और पहले से ही टाइम है तो टाइम से मल्टीप्लाई करें इसको दोस्तों। तो टाइम कैंसिल हो गया, तो अपन क्या बचा, x बचा। तो x क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा,
कैपिटल एल, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत? बढ़िया है, बढ़ते आगे, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब अपन का तीसरा टर्म क्या हो गया? जैसे अपन ने देखा कि कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, ये हाफ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, क्या? कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। तो अपन अब AT स्क्वायर का चेक कर लेते हैं क्या डायमेंशन आने वाला है दोस्तों। AT स्क्वायर का डायमेंशन चेक कर लेते हैं क्या आने वाला है। तो AT स्क्वायर, AT स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और पहले से ही टाइम का स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर है पहले से ही, तो एक टाइम से ये वाला पावर कट जाएगा, एक ही टाइम बचेगा, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, क्लियरली नजर आना चाहिए। टाइम, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम स्क्वायर पहले से है, क्या लिख सकते हैं? और वेलोसिटी बच गया, एक टाइम से एक टाइम गया, तो यहाँ पे एक मल्टीपल में टाइम बच गया, तो वेलोसिटी इंटू टाइम बच गया। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, तो यहाँ से ये भी टाइम गया, तो क्या बच गया? x बच गया दोस्तों, ठीक है। तो x को अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल L से। ये हो गया, तो इससे पता चल गया कि हमारे ये इक्वेशन में जितने सारे टर्म हैं, ये वाले और ये वाले, तीनों टर्म का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही आ रहा है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है? तीनों एल आ रहा है। तो इसको ये बोल सकते हैं कि होमोजिनिटिकली तीनों इक्वेशन ये करेक्ट है, क्योंकि तीनों टर्म का डायमेंशन यहाँ पे सेम आ रहा है। कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, तो ये तीनों टर्म का डायमेंशन वही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं, तो इससे ऐसा नहीं कि अब ये इक्वेशन में भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इक्वेशन के बारे में नहीं बोल सकते कंफर्म कि ये इक्वेशन सही होगा कि नहीं, बट ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, तो मे भी ये सही हो सकता है, मे भी ये सही हो सकता है, ठीक है। तो ये चलते हैं, मे भी ये सही हो सकता है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं। अगर जो यही हाफ नहीं होता, तो ये इक्वेशन हाफ के कारण, अगर जो यहाँ पे हाफ हमने लगाया तो इक्वेशन राइट हो गया, तो डायमेंशनली। अब अगर जो यही हाफ को, ये वाला हाफ को ही हटा दे, तब भी डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, क्योंकि x का डायमेंशन एल आ रहा है, ये वाले टर्म का भी डायमेंशन एल आ रहा है, ये वाले टर्म का भी डायमेंशन एल आ रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि सारे टर्म का डायमेंशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाफ नहीं है, तो ये इक्वेशन तो गलत हो गया। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं उसमें तो हाफ आता है, लेकिन इसमें हाफ अगर डिलीट कर दे तो डायमेंशनली ये भी सही है, और हाफ के साथ वाला भी सही है, हाफ के मल्टीपल में भी है तब भी सही है, और हाफ को हटा दे तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली सही होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन, अब ये नहीं एग्जैक्ट इससे नहीं पता कर सकते कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। इससे ये जरूर पता कर सकते हैं कि अगर जो डायमेंशनली ये अगर जो सही है इक्वेशन, तो मे भी ये इक्वेशन रियल में सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन है, इस होमोजेनिटी और डायमेंशन इन इक्वेशन का ये लिमिटेशन है कि ये कंस्योरिटी नहीं देता है कि इक्वेशन सही हो जाएगा। बिल्कुल डायमेंशनली अगर जो सही है तो ये इक्वेशन सही हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये हो गया। अब ये कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आना चाहिए, होप सो। तो आगे बढ़ते हैं अगला, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे करते हैं आगे। तो इसका क्या, इस यूजेस का लिमिटेशन क्या है कि ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है अगर जो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही होगा, एग्जैक्ट सही होगा, ये नहीं, इससे श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते, ठीक है। तो यूजेस और डायमेंशन में पहला तो देख लिया। दूसरा यूजेस क्या है? दूसरा यूजेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स।
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, दूसरा क्या है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो थोड़ा सा कैमरा को सीधा कर ले दोस्तों। दूसरा क्या है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इससे अगर जो हमको किसी भी इक्वेशन, किसी भी टर्म का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर जो हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है कि और उसका जो यूनिट है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला अगर जो पता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है तो हम आसानी से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे कन्वर्जन फैक्टर भी अपन निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट। जैसे अपन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, 3 एमकेएस पढ़े थे, सीजीएस पढ़े थे और एफपीएस पढ़े थे। तो अगर जो अपन चाहते हैं कि एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाएं, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो कितना कन्वर्जन फैक्टर आएगा, कितना दोनों अगर जो बराबर है तो उसको किसी दूसरे वाले टर्म में, दूसरे वाले यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना मल्टीप्लाई करे कि वो सपोज कि एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो एमकेएस बराबर कितना कन्वर्जन फैक्टर इनटू कितना उसमें मल्टीप्लाई कर दें कि वो सीजीएस के एमकेएस के बराबर हो जाए। सपोज एग्जांपल से अपन देखते हैं। सपोज अपन लेते हैं 1 पास्कल प्रेशर। सपोज अपन प्रेशर लेते हैं, प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स। प्रेशर को क्या लिखते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपन इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का अपन ने पहले भी निकाल चुके हैं। फोर्स का mlt माइनस 2 अपॉन फोर्स अपॉन एरिया का एल स्क्वायर। एरिया क्या होता है? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ रिप्रेजेंट करता है। मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ रिप्रेजेंट करता है। लेंथ रिप्रेजेंट करता है तो लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से। तो मीटर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियरली एल का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसीलिए अपन ने एरिया को एल स्क्वायर लिख दिया। और फोर्स का तो अपन पहले भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं साइड पे, ताकि किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? फोर्स को रिप्रेजेंट किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? अपन ने ये सारे अपन लोगों ने 9th में पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, क्या कर सकते हैं? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन लिखते हैं। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो अपन यहां से देख लेते हैं 1 न्यूटन। तो केजी क्या रिप्रेजेंट करता है? मास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो मास को फिजिकल क्वांटिटी मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ये हमारा क्या है? यूनिट है। यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मास का किलोग्राम होता है, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। किलोग्राम को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केजी करते हैं। ठीक है, इसमें केजी और कैपिटल एम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये केजी क्या है? किलोग्राम, जो मास का यूनिट है उसका ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसमें, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो केजी को 1 kg है तो क्या कर सकते हैं? केजी को कैपिटल एम, केजी मीटर क्या है? मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम नीचे में है, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड का स्क्वायर है तो ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। नीचे वाला टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये हो गया फोर्स का एम एल टी माइनस 2। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। तो ये हमारा फोर्स का कैपिटल टी माइनस 2। तो अपन लिख लिए एम एल टी माइनस प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। और फोर्स का अभी अपन ने देखा एम एल टी माइनस 2 डायमेंशनल फॉर्मूला।
अपॉन एरिया है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर स्क्वायर को कैसे करते हैं? एल स्क्वायर से। मीटर लेंथ रिप्रेजेंट करता है। मीटर क्या यूनिट का? मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ का यूनिट, तो लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल, तो क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। तो क्या हो जाएगा? एक एल से इसको एल कट कर देते हैं। यहाँ पे एल है, एल स्क्वायर है, तो एल अपॉन एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/L बचेगा। एक एल बचेगा नीचे में, क्योंकि यहाँ पे दो, नीचे में 2 एल है, तो एक एल ऊपर वाले से नीचे वाले से कट जाएंगे, डिविजिबल कट, इसको काट के तो अपन को क्या बचेगा? ऊपर एक एम बचा, कैपिटल एम तो है, एम, एल नीचे वाला ऊपर आएगा तो एम एल माइनस 1 कर देते हैं। नीचे में एक एल बचा है, ऊपर में एक एल से एल स्क्वायर था तो एक एल कट गया, तो एक एल नीचे वाला बचा है, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, और t-2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का क्या आ गया? ml-1 t-2। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ml-1 t-2। ठीक है, तो प्रेशर का ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अपन क्या करते हैं कि हम एमकेएस में जो प्रेशर को एमके सिस्टम में पास्कल बोलते हैं, पास्कल नोटेशन। पास्कल, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। और सीजीएस सिस्टम में इसी, तो अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो अपन एमके से सीधा सीजीएस पे निकाल लेते हैं। अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पता है? ml-1 t-2। और एमके सिस्टम में क्या करते हैं? तो न्यूटन को क्या लिखते हैं? यहां से पहले एमकेएस वाला देख लेते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन, 1 न्यूटन को लिख दिए, और नीचे में मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको सॉल्व करने पे 1 मीटर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या बच जाएगा? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एमके सिस्टम में हमारा आ गया। 1 पास्कल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो केजी एमके सिस्टम में मीटर, लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, और किलो, के से, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर कर दिए। और सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं? वही सीजीएस में, तो केजी के जगह सीजीएस में क्या आ जाता है? सीजीएस में, सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये हमारा क्या है? सीजीएस आ गया। सीजीएस में आ गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो अपन सबसे पहले एमकेएस वाला में देख लेते हैं कि 1 पास्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम को, कैपिटल एम है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल एम क्या कर रहा है? मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास को, ये केजी भी क्या है? यूनिट है, यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मास का। तो एम के जगह पे केजी डाल देते, ये हमारा एम हो गया। तो एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एम को केजी डाल देते हैं। ये भी मास का सिंबॉलिक यूनिट का, मास का यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केजी है, और ये हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? तो केजी हो जाएगा। केजी लेंथ को एमके सिस्टम में मीटर से बोलते हैं। एमके सिस्टम में लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर, केजी मीटर -1 पावर में, और टाइम तो सेकेंड है, सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, ये एमके सिस्टम है। और सीजीएस सिस्टम में क्या करेंगे? केजी के जगह पे ग्राम आ जाएगा, ग्राम, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड के जगह पे तो सेकंड ही रह जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -1, और सेकंड स्क्वायर जाएगा तो s टू द पावर -2, s टू द पावर -2। ठीक है, s टू द पावर -2। ठीक है, ये हमारा सीजीएस सिस्टम। ये पहला मान लेते हैं कि एमके सिस्टम वाले यूनिट को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एमके वाले सिस्टम को इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे रब करते हैं दोस्तों, आगे में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर? आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। कोई दिक्कत हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो अपन चलते हैं आगे।
ठीक है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं। तो इधर 1 पास्कल, इधर क्या है 1 पास्कल, और इधर 1 सीजीएस प्रेशर, 1 सीजीएस प्रेशर, 1 सीजीएस प्रेशर है यहाँ पे दोस्तों। तो 1 पास्कल अपॉन 1 सीजीएस प्रेशर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोल देते हैं एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल से, पीए से स्मॉल। तो अपन और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, जो अपन ने ये लिखा केजी मीटर इनवर्स सेकंड -2 पावर, और सेकंड वाले में ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -1 और सेकंड टू द पावर -2। तो टाइम तो ऊपर नीचे दोनों कॉमन है दोस्तों, तो टाइम को हटा देते हैं, टाइम कैंसिल क्या बचा, केजी मीटर इनवर्स ग्राम, और नीचे में क्या बचा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो किसी एक यूनिट को केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, ताकि 1 पास्कल और 1 सीजीएस प्रेशर में हम रिलेशन निकाल सके। तो यहाँ से जो फैक्टर, ये सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, जो कांस्टेंट आएंगे वो कन्वर्जन फैक्टर कहलाएंगे। जो यहाँ से कांस्टेंट आने वाला है उसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो केजी को अपन सपोज केजी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। तो 1 केजी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 को क्या लिख रहे हैं 10 टू द पावर 3 अपन लिख दे रहे हैं, 10 टू द पावर 3, ठीक है, ग्राम जिसे। और मीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इसका पावर क्या है, इसका पावर -1, ठीक है, सेंटीमीटर। और नीचे में ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -1 रहने देते हैं। तो ये वाला ग्राम से ये वाला ग्राम जा रहा है दोस्तों, ये वाला ग्राम से ये वाला ग्राम जाएगा। और ये सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर टू पावर -1 से ये अंदर वाला सेंटीमीटर पावर -1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर में 10 टू द पावर 3 बचेगा। और ये होल पावर -1 है। तो अगर जो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई जब एक साथ मिलेंगे तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा 10 टू द पावर 2 गुने -1, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, नेट 10 बचेगा, 10 टू पावर 3 और 10 पावर -2। तो ये 10 नीचे आएगा तो 10 टू पावर, ये इससे कट जाएगा ये 3, तो क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 पास्कल बराबर 10 सीजीएस प्रेशर, 1 पास्कल बराबर 10 सीजीएस प्रेशर। तो ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला के मदद से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो ये वाला कांस्टेंट आया, ये क्या कहलाया, कन्वर्जन फैक्टर कहलाया। कि 1 पास्कल बराबर जब सीजीएस प्रेशर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 पास्कल इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रेशर, जो अपन ने ऊपर में ब्रीफली एक्सप्लेन करा था दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आप लोग सभी को। राइटिंग वाइटिंग क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। बस इसे आप लोग देख ले एक बार, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह आराम से पढ़ते जाना दोस्तों, पूरा कवर होगा। सिंसियरली फॉलो करें आप लोग, बस बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्या है, अब तीसरा यूसेज क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा तक आई होप कि आप लोग बिल्कुल अंडरस्टैंड कर पाए होंगे दोस्तों, आप लोग क्लियरली समझ पाए होंगे। तो अपन चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा यूसेज क्या है, डिड्यूस द तीसरा क्या है, डिड्यूस
द रिलेशन डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन को B/W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए दोस्तों। बिटवीन डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट है किधर है इसको, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। क्या करते हैं, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा तीसरा यूजेज है। तो दोस्तों सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक बीटेक एग्जांपल ऑफ पेंडुलम। सपोज ये हमारा पेंडुलम है, आप सभी को जानते होंगे, आपके घर में ये पेंडुलम वाला बात तो रहता ही है, आप लोग सभी जानते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आप लोगों ने सभी देखा होगा या पेंडुलम के बारे में पढ़ा भी होगा 9th क्लास में थोड़ा बहुत। तो अपन यहाँ पे देखते हैं और ब्रीफली इसके बारे में अपन ज्यादा टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। तो अपन करते हैं, सपोज ये हमारा पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है, ये क्या है, स्ट्रिंग से बॉब लटका है। बॉब, सपोज दिस इज बॉब, मास एम, इसका मास एम है। बॉब है, सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है बॉब, इसका मास एम है, ये स्ट्रिंग लगा है, सपोज लेंथ एल है। और ये कैसा बॉब क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों, पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अपन यहाँ पे हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी और इस बॉब में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, जी लग रहा है। बॉब का मास है तो मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, तो जी भी लग गया। तो अपन यहाँ पे कितने सारे फिजिकल क्वांटिटी आ गए हैं, कितने सारे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, एल हो गया, जी हो गया, एम हो गया। और एक और फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा कि अपन चाहते हैं कि इसका टाइम पीरियड और ले, तो ये टाइम बताता है। पेंडुलम क्या करता है, आपके घर में लगा हो तो टाइम बताता है। तो क्या हमारे आप कैसे पता लगाएंगे कि टाइम और लेंथ और जी और एम में क्या रिलेशन है, कुछ तो बेसिक बना होगा तभी तो निकाल सकते हैं कि इतना बॉब का स्ट्रिंग का लेंथ लेंगे या बॉब का मास कितना भी तो नहीं लगा सकते, एक सर्टेन लिमिटेशन होगा। तो वो फाइंड करते हैं कि टाइम पीरियड, सपोज कि टाइम पीरियड हम निकालते हैं कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अपन ले लेते हैं कि सपोज, तो एक और क्या हमारा एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी आ गया टाइम। तो यहाँ पे कितना फिजिकल क्वांटिटी इसमें आ रहा है दोस्तों, लेंथ, टाइम, जी और एम, 4 फिजिकल क्वांटिटी आ गए। तो अपन फाइंड करेंगे कि जब इन चारों में, इस सिंपल पेंडुलम के फिनोमेना में इन चारों में क्या रिलेशन है, क्या फाइंड करेंगे। जब हम सिंपल पेंडुलम लिखे हैं तो सिंपल पेंडुलम में देखेंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जी है, मास है, टी है। तो इन चारों फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, क्या किस पे कौन कैसा डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंसी है, लेंथ का टाइम से, मास का टाइम से, जी का टाइम से, या जीएम से कैसे रिलेट कर रहा है। तो देखते हैं। तो अपन सपोज कि टाइम पीरियड है, तो अपन को नहीं पता है क्या रिलेशन है, अपन जनरल लेके चलते हैं, अपन को कुछ नहीं पता है। सपोज कि टाइम मान लेते हैं कि प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू द पावर ए कुछ भी हो सकता है, -1, 2, 1, अपन को कुछ नहीं पता, हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी, कुछ भी हो सकता है। तो अपन डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से निकाल लेंगे कि क्या ए का वैल्यू आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप सो। एल टू द पावर ए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, और क्या है, मास भी है, एम टू द पावर बी, और क्या है एक और फिजिकल क्वांटिटी, जी टू द पावर सी है। ठीक है, ये हम मान लिए कि ऐसा रिलेशन हो सकता है। अपन को नहीं पता है कैसा रिलेशन है, अपन को यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि टाइम, मास और जी और एल में कैसा रिलेशन है, बस अपन ने एज्यूम करा कि ऐसा, सपोज कि ऐसा है। अगर जो सही होगा तो सारा रिलेशन एग्जैक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अपन चलते हैं। तो अपन ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म पुट करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट टर्म आता है, मान लो कि टी है, तो ये प्रोपोर्शनली हटा दिए तो इक्वल टू आ गया। तो इक्वल टू करने के लिए किसी भी टर्म से इसको, ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि बराबर हो।
तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए के हमारा, सपोज कि के हमारा कांस्टेंट है, एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी और जी टू दी पावर सी हमारा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया। तो अपन अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कांस्टेंट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, अपन देखें कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक। तो अपन चलते हैं, टाइम का क्या हो जाएगा, ये टाइम है, कैपिटल स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल क्या हो जाएगा, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो कैपिटल टी ले लेते हैं, कैपिटल टी, और के तो एज इट इज रहने देते हैं। एल क्या, लेंथ, एल क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एल से कर दिए, ठीक है, एल को, लेंथ को कैपिटल एल, पावर ए रहने देते हैं, पावर ए रहने देते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, ए के बारे में अपन नहीं कर सकते, ए अपन फाइंड करेंगे, उसके बाद बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली यही होगा, ठीक है। और एम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम को कैपिटल एम टू द पावर पी, एम को कैपिटल एम टू द पावर पी। और जी क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो सबसे पहले इसको अपन बेसिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिक में जी क्या है, एक्सेलरेशन, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसको क्लियरली लिख लेते हैं, एल टू द पावर है, एम टू द पावर बी, और इसको एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन को क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम नीचे है तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो एल इसका क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एल है, और टाइम को कैपिटल टी से, तो नीचे में टी स्क्वायर, ठीक है। और टू दी पावर, जी का पावर क्या है, सी है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों, क्लियर, आप समझ गए होंगे। इसको भी मिटा देते हैं दोस्तों, थोड़ा स्पेस कम है, इसके कारण थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल सी, ठीक है। अपन इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, टी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सेम बेस वाले टर्म को पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेम बेस वाले टर्म का एक्सपोनेंट क्या होता है, जब एक साथ एक टर्म में अगर जो एक्सप्रेस करना है, मान लो कि सेम एक्सप्रेशन में दो तीन सेम बेस वाले टर्म है, तो एक टर्म में एक्सप्रेस करने के करते हैं जब, तब उनका क्या है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। एक्सपोनेंट ऐड करते हैं, इधर लिखते हैं, इधर तो इक्वल टू के पहले तो ये टी है, तो के तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहने देते हैं। एल टू दी पावर ए और एल टू दी पावर सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो एल टू दी पावर सी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेम बेस वन टर्म, ए प्लस सी, एल टू दी पावर ए और एल टू दी पावर सी, तो एल टू दी पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। और एम का तो कोई यूनिट इसमें नहीं है, तो एज इट इज एम वन एक ही टर्म है, एम टू दी पावर बी, एम टू दी पावर बी, और क्या आ जाएगा, टी टू दी पावर, नीचे में 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, नीचे डिनोमिनेटर में हमारा टी स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में जाने के लिए क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर -2 हो जाएगा, टी टू दी पावर -2, और ऊपर में मल्टीपल में सी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2c आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2c आ जाएगा। अब अपन ने होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में देखा था कि जब ये एक्सप्रेशन तभी पॉसिबल है जब कि इक्वल टू के पहले वाले टर्म का और इक्वल टू के बाद वाले जितना भी टर्म है, तो सारे का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सारे का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपन ने पहले देखा, अपन ने क्या थे, पहले वाले इक्वेशन पहले पढ़ चुका है, यूजेज ऑफ डायमेंशन में। पहला यूजेज में ये अपन ने एक्सप्लेन करा था कि इक्वल टू के पहले वाला टर्म अगर जो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो रहा है, तो पहले वाले टर्म का जो डायमेंशन है वो दूसरे वाले टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी किसी को दो समान चीज को समान दिखा सकते हैं। अलग अलग करंट और वेलोसिटी को समान नहीं दिखा सकते, इक्वल टू या जोड़ नहीं सकते। वही वाला फंडा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, तो टाइम है यहाँ पे, तो के हो गया, तो एल यहाँ पे एल का यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एल टू दी पावर 0, एम टू दी पावर 0,
नहीं है तो किसी भी टर्म का जीरो पावर जीरो कर दो तो वो ऑटोमेटिक 1 है, और 1 को t से मल्टीप्लाई करो तो t ही आने वाला है। 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, t 1 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और किसी भी बेस का पावर जीरो है तो वो ऑटोमेटिक 1 ही होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन कंपेयर करेंगे इधर, क्योंकि इक्वल टू के पहले वाले सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, किसके बराबर, इक्वल टू के बाद वाले टर्म का डायमेंशन सेम। तो m क्या है, मास है b, तो b पावर कंपेयर कर रहे हैं, बेस तो दोनों का सेम है तो पावर कंपेयर कर लेते हैं। अगर जो इक्वल टू के पहले वाले टर्म का बेस सेम है और पहले बाद वाले का बेस सेम है तो सीधा अपन पावर इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि m का पावर क्या है, 0 है, m का पावर b है, तो b इक्वल टू 0, ये पहला आ गया। और a प्लस सी है, a प्लस सी है, किसका, l का पावर a प्लस सी है, इधर क्या है, l का पावर 0 है, तो ये 0 है, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और तीसरा क्या है, -2c है, -2c, एक इधर क्या है, t का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर t पावर -2c है तो 1 के बराबर हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। अब अगर तीसरे इक्वेशन को देखें तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तीसरे इक्वेशन को देखें तो c का वैल्यू -12 आ जाएगा। अब इसको अपन दूसरे वाले में पुट करते हैं तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अगर ये c का वैल्यू -12 आया, इसको अपन c का वैल्यू कितना है, -12 आया, अगर इसको इसके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें इस वैल्यू को तो a का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। और b हमारा क्या है, b तो हमारा 0 है। तो यहाँ से क्या टाइम, अब ये इक्वेशन हमारा क्या था, ये वाला बेसिक इक्वेशन था, मान लो कि इक्वेशन नंबर a था हमारा। तो इन सब सारे जो वेरिएबल थे उनका वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, सारे वेरिएबल का वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपन में जो रिलेशन बनेगा वही क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन एक दूसरे से क्या है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो स्मॉल t बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, तो कांस्टेंट एज इट इज रहने वाला है, और l टू द पावर a है तो a का वैल्यू हाफ फाइंड करा है हमने, और m टू द पावर b है तो m टू द पावर b है। b का वैल्यू अपन ने 0 फाइंड करा है दोस्तों, b का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था। और g क्या है, g इंटू जी टू द पावर c, c का वैल्यू क्या आया था दोस्तों, -12 आया था, तो यहाँ पे c का वैल्यू -12 कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, k l टू द पावर 1/2, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं दोस्तों, l टू द पावर 1/2, और m टू द पावर 0 है तो वो तो 1 ही हो जाएगा। और क्या हमारा, और क्या है, g टू द पावर -12 है, तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद g टू द पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। जब ये न्यूमिनेटर में है तो g टू द पावर -12 है, अगर जो इसको डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में g टू द पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, k l/g का रूट आ जाएगा, क्योंकि हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडर रूट रिप्रेजेंट करता है। हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर में अंडर रूट, एक्सपोनेंट में हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडर रूट रिप्रेजेंट करता है। तो l टू द पावर हाफ है, g टू द पावर हाफ है, तो ऐसे एक कंबाइन लिख सकते हैं, t टाइम पीरियड बराबर k रूट l/g। ठीक है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन आ गया। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है जो आया सिंपल पेंडुलम में, जो हमारा टाइम पीरियड आया वो मास, बॉब का मास से इंडिपेंडेंट है। जो हमारा टाइम पीरियड आया वो बॉब का मास से इंडिपेंडेंट है। ये ध्यान, यहाँ से ये रिलेशन से पता चल गया, क्योंकि मास का कोई टर्म यहाँ पे आया नहीं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, ओनली डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वी कैन डायरेक्टिव टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान रखना, इस रिलेशन से आप मास का कोई टर्म ही नहीं आया तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल यहाँ से इक्वेशन से बोल देना है दोस्तों। ठीक है, ये किसके मदद से हम कर पाए, ये यूजेज ऑफ डायमेंशन की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी